फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो अध्याय 2 में अर्थशास्त्र के अध्याय 2 में पढ़ रहे थे कि संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। तो संसाधन के रूप में लोग में हमने पढ़ा, कहानी थी शकल की और विलास की, कैसे शकल के घर में कितने लोग काम करते हैं और उसने कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ा। वहीं विलास जो है वो स्वास्थ्य से भी ठीक नहीं था, पढ़ाई नहीं की और अंत में उसको अपना वही पैतृक जो धंधा था मछली पालन का, मछली बेचने का काम, वही उसने किया। तो इस तरह से, और वही शकल जो है पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा, कंप्यूटर में डिग्री की, नौकरी पाई, है ना, और उसने तरक्की की। तो ये एक ऐसा इंगित करता है कि संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं वो संसाधन, जैसे व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो तो ज़्यादा अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी दे सकता है ना। तो वहीं विलास, चूँकि उसको गठिया का भी रोग था, उसका भी इलाज नहीं हो पाया, वहीं वो पढ़ाई में भी उसका मन, स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ, आप स्वस्थ रूप से पढ़ सकते हैं, यानी आपके स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। तो जरूरी है सबसे पहले कि आप स्वस्थ रहें। तो जो संसाधन है, जनता, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं स्वस्थ जनमानस होना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करेंगे आज कि जो जनता है, जनसंख्या है, वो कैसे अच्छे से ग्रो करेगी, वो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से प्रॉपर जो संसाधन है जनता, वो कैसे हमारी अच्छे से पूरी तरह काम नहीं कर पाती और क्या कारण है जिससे वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। तो आइए हम जानते हैं 3 कारक हैं जिनके आधार पर हम इसको पूरा देखेंगे। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है बेरोजगारी। ये 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमने जो शकल की कहानी थी उसमें देखा कि उनसे शिक्षा प्राप्त की और चूंकि उसके माता पिता पढ़े लिखे थे तो उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उसको डिग्री करवाई कंप्यूटर की, और उसने जो है जॉब कर ली बहुत अच्छे कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर भी बनाया और दिन पर दिन वो तरक्की करता गया। और इससे क्या हुआ, उसके परिवार की आय भी बढ़ी और उसका जीवन स्तर अच्छा बन गया, ठीक है। दूसरी तरफ हमने विलास वाली कहानी पढ़ी थी। तो शिक्षा जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। वहीं दोनों एक ही गांव के, एक ही एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन चूंकि वो शिक्षा प्राप्त की और वो शरीर से भी स्वस्थ था, इसीलिए उसने आगे ग्रो किया। वहीं जो विलास है वो शारीरिक रूप से भी कमजोर था, उसको रोग था जो ठीक नहीं हो पाया और वहीं पर वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त की। तो इसके कारण वो वहीं उसमें बैकग्राउंड में बना रहा जैसा उसका पहले से था माता पिता का। तो ये शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है सभी जानते हैं। तो सरकार ने भी शिक्षा की दिशा में बहुत काम किया। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उस समय हमारी जो साक्षरता दर थी वो 18% के करीब थी। तो सरकार ने जो है पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 151 करोड़ का जो है व्यय रखा था शिक्षा के लिए। तो उसकी तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3666.90 करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर, खर्च के ऊपर लिया गया, यानी एक बहुत बड़ी राशि। दोनों में अंतर देखो, अब 115 और 3766, करीब 667 ही हो गए, 667 ही हो गया। वो इतना डिफरेंस आ गया। यानी शिक्षा के ऊपर दिन प्रतिदिन जो सरकार है वो अपना खर्चा बढ़ाती जा रही है। और आप देखो छोटे छोटे गाँव में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इवन हाई स्कूल भी खुलते जा रहे हैं कि जिससे जो बच्चे हैं, वो गाँव के बच्चे हैं, वो पढ़ें, वो विड्रॉ ना करें। पहले क्या होता था, स्कूल दूर दूर होते थे, एक गांव में नहीं होता था, दूसरे गांव में जाने में समस्या होती थी। तो अब कोशिश ये है कि भले ही 10 परिवार भी क्यों न रहे, वहाँ पर एक ECC शाला खोल दी जाती है। किसी भी तरह से वहाँ पर प्रयास ये किए जाएंगे। आंगनबाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में से भी अब थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है। दूसरा, शिक्षा के साथ भी उन्होंने एक और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है कि बच्चे कम से कम उससे अट्रैक्ट होकर जो है आते हैं, है ना। तो मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की है। उसका 2 कारण है, एक तो बच्चे आए, दूसरा जो स्वास्थ्य कुपोषण, उसी जो छोटे बच्चे होते हैं माध्यमिक स्तर तक के, उनकी उम्र ऐसी होती है कि बढ़ती उम्र होती है और उनको एक प्रॉपर पोषण की ज़रूरत होती है, पोषक आहार की ज़रूरत होती है, जो कि गरीबी के कारण नहीं उनको मिल पाता है। तो सरकार का ये प्रयास होता है कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ हम उनको एक पोषक आहार भी प्रदान कर सकें। और ये कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे, कम से कम एक वक्त का भोजन तो उनको वहाँ मिल ही जाता है, एक अच्छा भोजन। तो ये सरकार जो है बहुत प्रयास कर रही है और वर्तमान में आप देखो जगह जगह कितनी सारी शालाएँ हो गई हैं और साक्षरता दर जो कि शुरुआत में हमारी 18% थी, अब 74% हो गई। लेकिन फिर भी कुछ अंतर विद्यमान है, जैसे कि स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अभी भी अंतर है। तो आप देखो महिला साक्षरता दर जो है वो 16.6%, 16.6% पुरुष साक्षरता दर से कम है। वहीं शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर में भी अंतर है। शहरी की अपेक्षा ग्रामीण में 16% कम
साक्षरता दर है। इसी प्रकार हम राज्यों की भी बात करेंगे तो कुछ राज्य बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं, वहीं कुछ अभी भी पीछे हैं। तो आप देखो केरल में अधिकतर जिले 94% तक शिक्षित हैं, साक्षर हैं, वहीं बिहार में जो साक्षरता दर है वो 62% है ना। यानी अभी भी अंतर तो विद्यमान है स्त्री पुरुष में, ग्रामीण शहरी में, इवन कुछ विकसित या शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों में और कुछ पिछड़े राज्यों में शैक्षणिक अंतर अभी भी है, लेकिन फिर भी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो सर्व शिक्षा अभियान के रूप में चलाया था सरकार ने, उससे बहुत फायदा मिला है ना। छोटे प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया और अब बच्चे कम से कम, चूँकि निःशुल्क शिक्षा है माध्यमिक स्तर तक, तो बच्चे वहाँ तक तो निःशुल्क पढ़ते भी हैं और 9 से 12 तक भी बहुत नॉमिनल फीस ली जाती है और किताबें भी फ्री मिलती हैं आपको, है ना। और माध्यमिक स्तर तक तो मध्याह्न भोजन है, आपकी ड्रेस है ना, छात्रवृत्ति भी मिलती है, साइकिल भी मिलती है। इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है कि कोई परेशानी, कोई बाधा भारत के भविष्य में नहीं आनी चाहिए और भारत का जो भविष्य है, नौनिहाल है, वो सभी शिक्षित और साक्षर करूँ। और चूँकि शिक्षा का महत्व, जैसा कि मैंने कहानी के माध्यम से बताया था कि पढ़ लिख कर व्यक्ति कोई भी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। ये एक हथियार है। वर्तमान में अगर कोई हथियार है अपने आप को ऊंचा उठाने का तो वो शिक्षा ही है, ठीक है। तो एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छे संसाधन के रूप में किसी देश के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे कि सकल का था कि उसने अपनी कंपनी में जिसने जॉब की उसने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया और उससे उनका व्यापार बहुत बढ़ गया, बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो शिक्षित मानव हमेशा ही एक अच्छे संसाधन के रूप में कारगर होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य जो है बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ नागरिक होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षित। जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर होगा। जो विलास था वो बीमारी से ग्रसित हो गया, उसको गठिया का रोग हो गया, जिसकी इलाज उसको समुचित नहीं मिला और वो रुग्ण अवस्था में पड़ा। स्वस्थ तन नहीं होगा जब तक हमारा मन भी किसी चीज़ में नहीं लगता। कभी हमें बुखार आ जाता है या हमारा सिर दर्द ही होने लगता है तो हम सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो एक स्वस्थ शरीर होना भी बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ जनता, जनमानस, नागरिक होना एक अच्छे देश के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है ना। तो संसाधन के रूप में स्वस्थ नागरिक भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत कोशिशें की हैं कि आंगनबाड़ी के माध्यम से, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के माध्यम से ये बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। इवन आंगनबाड़ी के माध्यम से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं और पोषक आहार भी वितरित किया जाता है ना। नियमित जांच भी करवाई जाती है। तो कहने का अर्थ है और जगह जगह गाँव में आशा कार्यकर्ता, ANM, इन सब की नियुक्ति भी कर दी गई है, जिससे जो प्रसव पहले होता था गांव में प्रसव होता था और बहुत सी चिकित्सा के अभाव में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, उसमें अंतर आया है। अब जो है हर गांव की महिला जो है शहर में जाकर अच्छे अस्पताल में डिलीवरी कराती है और एक स्वस्थ शिशु का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है ना। अब सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए भी बहुत जागरूकता अभियान चल रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई के अभाव में ही जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती हैं। तो पहले जो इतनी बीमारियां होती थी, बहुत ज़्यादा फैलती थी, जैसे बरसात के टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में हैजा फैलता था, है ना, बुखार, ये सब। अब उन सब चीज़ों में धीरे धीरे कमी आई है, क्योंकि लोग जागरूक हुए। उनके एक जागरूकता अभियान चलाया है कि कैसे आप स्वच्छ रहकर स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। और जब स्वस्थ मानव होगा तभी वो आगे विकास के लिए, अन्य चीज़ों के लिए काम कर पाएगा। तो स्वास्थ्य की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है और जो 5 दशक में सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सेवाएं हैं उनके लिए विस्तृत स्वास्थ्य संरचना का निर्माण किया है। बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं। नहीं भी हो पाया है तो वहाँ ANM की व्यवस्था कर दी है। आंगनबाड़ी में कुछ प्राथमिक सुविधाएं दी हैं, स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती। तो इस तरह से सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराए, क्योंकि स्वास्थ्य होगा तभी शिक्षा होगी और तभी विकास होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कितना अंतर आया है इन सब चीज़ों में। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाती हूँ कि जीवन प्रत्याशा जो है वो 2014 में बढ़कर 68.3 वर्ष हो गई है। यानी अब जो औसत आयु है व्यक्ति की, भारत के नागरिक की, वो 68.3 वर्ष हो गई है, जो कि पहले कम थी, ठीक है। उसी तरह शिशु मृत्यु दर जो 1951 में यानी पहली पंचवर्षीय योजना के समय पर 147 यानी 1000 बच्चों के जन्म पर 147 बच्चे जो है मर जाते थे असमय ही उसी समय, वो अब मात्र 34 हो गई है। 1000 पर से
34 जो शिशु हैं वही डेथ उनकी हो रही है। तो इतना अंतर आया है, 147 से लेके 34 तक हम ले गए हैं, है ना, हमारी सरकार के प्रयास ले गए, क्योंकि अब जो प्रसव है, जो डिलीवरी है, वो अब संस्थाओं में कराते हैं, यानी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कराते। पहले घर में ही हो जाती थी, दाइयाँ करती थी जो प्रशिक्षित नहीं होती थी, है ना, और जहाँ हो रही है वहाँ प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो जिनकी वजह से माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता था, और मातृ मृत्यु दर भी होती थी और शिशु मृत्यु दर भी, दोनों बढ़ी हुई थी, और दोनों में अब अंतर आया है ना। अब एक स्वस्थ वातावरण में जो है बच्चे का जन्म होता है, जिससे उसको रोग नहीं लगते हैं ना, पैदा होते के साथ ही रोग नहीं लगते हैं, और वो एक अच्छा जीवन पाता है, लंबा दीर्घायु जीवन पाता है। तो औसत आयु भी बढ़ी है, हमारी मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी घटी है। उसके साथ साथ जन्म दर, जो हमारी जनसंख्या पहले बहुत तेज गति से जो बढ़ रही थी, उसमें भी कहीं थोड़ा बहुत अंतर आया है, और अब जो जन्म दर है वो 20.4% हो गई है ना। और वहीं पर जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो भी कम हो गई है, वो 6.4% पे आ गई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अंतर आया है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो बीमारियों के कारण व्यक्ति असमय नहीं मरेगा, तो औसत आयु बढ़ेगी, ज़्यादा लंबे समय तक जी पाते हैं, है ना। वहीं मैंने बताया कि अब डिलीवरी जो होती है वो शहरों में जाके आसपास के जो छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर करवाते हैं। उसको आकर्षित करने के लिए सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे 5,000 रुपये शायद वो उस पर प्रसूति पर देती हैं, अगर कोई बच्चा होता है तो उसकी माँ को पोषण आहार के लिए दिया जाता है, तो वो तभी देते हैं जबकि आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्वास्थ्य केंद्र में, सारी जांचें हुई होंगी, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए भी व्यक्ति करता है कि ये मिलेगा, तो उसके लिए प्रॉपर जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी करते हैं, और जाके समय समय पर जांच कराते हैं, टीके लगवाते हैं। तो स्वाभाविक है, जब पूरा इलाज हुआ होगा तो एक अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा तो पैदा होना ही है। माँ और बच्चे दोनों में खून की कमी नहीं रहती है ना, कोई रोग नहीं लगता। उसके अलावा इसी तरह से हम देखेंगे कि आपकी औसत आयु भी बढ़ती है, क्योंकि अस्थमा बीमारी से कम लोग मरने, मृत्यु दर में कमी आई है, ठीक है, 20.4%। तो इस तरह से अवेयरनेस से और उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हमारे यहाँ जो है काफ़ी कुछ उन्नति हो रही है, हालांकि पर्याप्त नहीं है, अभी भी 130 करोड़ के लगभग, उससे ज़्यादा ही अधिक अब जनसंख्या है अपनी, उसके हिसाब से अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी उन्नति होना आवश्यक है। और भारत में कुल लगभग 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं, और लगभग ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3-4 स्टेट में ही ज़्यादा है, बाकी में कम है। तो अभी भी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारक है एक अच्छे संसाधन के रूप में मानव का उपयोग करने के लिए। अगला जो तीसरा कारक है वो है बेरोजगारी, उसको मैं लेती हूँ, है ना। तो जो तीसरा कारक है वो है बेरोजगारी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी ये निर्धारित करती हैं एक अच्छे संसाधन के रूप में मानव के प्रयोग के लिए, ठीक है। अब बेरोजगारी कैसे प्रभावित करती है भाई? जब बेरोजगारी होगी तो फिर व्यक्ति के पास धन की कमी होगी, वो अच्छा खान पान नहीं कर पाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों में कमी आएगी तो फिर एक अच्छा जीवन स्तर नहीं होगा, है ना। जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी आएगी, शिक्षा के स्तर में कमी आएगी, वो पूरा परिवार सर्वाइव करेगा, तो फिर वो कैसे एक अच्छे संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो तीसरा है बेरोजगारी, गुणवत्ता के लिए, जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए बेरोजगारी एक अलग कारण है, बेरोजगारी, है ना। अब ये बेरोजगारी 3 तरह की होती है, कैसी होती है? पहली है मौसमी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, ये कृषि क्षेत्र में होती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये कहाँ होती है? ये भी कृषि क्षेत्र में ही होती है, ठीक है, ये भी कृषि क्षेत्र में होती है। और तीसरी जो है वह शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। तो हमारा जो ये शहरों में पाई जाती है, ठीक है, ये शहरों में पाई जाती है। तो हम देखेंगे कि चूँकि अभी भी भारत की 73% के लगभग जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, और वो सब लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं, तो ऐसे में कृषि जो है कितने लोगों को एंगेज करे रहती है, बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है, और जो कृषि है, जो भूमि है वो सीमित है, वो तो बढ़ने वाली है नहीं,
घटेगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब अनुपात में ज़मीन की वो जो अनुपात है वो घट रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या करें, क्योंकि वो वहीं पर रहकर काम करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में तो मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ होता है कि एक समय विशेष में ही उनके पास काम होता है, जैसे जब कटाई होती है, बुआई होती है, निराई होती है, इन समय पर लोग जो कृषक हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान तो अपना काम खुद ही करते हैं, लेकिन जो थोड़े लघु कृषक होते हैं या बड़े कृषक होते हैं, वो अपने यहाँ मजदूरी के रूप में लोगों को बुलाते हैं, है ना। तो उनको उस समय रोजगार मिल जाता है गाँव में। ये मौसमी है, उस समय मिल जाती है, बाकी समय में ये घर पे खाली बैठे रहते हैं, इनको कोई काम नहीं रहता, है ना। तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न का अर्थ होता है कि लोग नियोजित तो होते हैं, यानी लगता है कि ये व्यक्ति काम में लगे। जैसे एक परिवार में 8 लोग हैं, 8 लोग खेती का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो खेत का आकार तो वही है। मान लो 1-2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर उसमें 5 लोग भी काम करेंगे तो भी उत्पादन तो उतना ही होना चाहिए, 8 लोग करें या 5 लोग करें, उसके लिए 5 लोगों की आवश्यकता है। लेकिन वो 3 लोग जो है एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उनके लिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, लेकिन वो चूँकि घर का काम है और कोई काम नहीं है तो उसी में लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि में पाई जाती है, क्योंकि खेती में चाहे आप जहाँ 5 लोग काम करने की ज़रूरत है, वहाँ 8 भी उसी में उलझे रहते हैं। चूँकि वो बेरोजगार नहीं लगते कि वो उनका हाथ बटाते हैं, तो ठीक है, सुविधा हो जाती है उन लोगों को जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तीसरे तरह की जो है वो शिक्षित बेरोजगारी। तो ये शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। जो लोग मैट्रिक कर लेते हैं, स्नातक कर लेते हैं, स्नातकोत्तर कर लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। और इसमें भी एक विरोधाभास है, कहीं तो ये है कि शिक्षित लोग बैठे और उनको रोजगार नहीं मिला, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ एक विशेष कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहाँ वो प्रशिक्षित व्यक्ति उनको नहीं मिलते। यानी प्रॉपर एक जो कहते हैं ना, एक नियोजन नहीं है कि इस सेक्टर में इतने लोगों की आवश्यकता है, तो इतने लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जाए तो ऑब्वियसली उनको वहाँ रोजगार मिलेगा। तो इधर तो इनको ज़रूरत भी है आदमियों की कि भाई ऐसे टेक्निकल बंदे चाहिए, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। और साधारण MA या कुछ BSc करके बैठे हैं तो उनको आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विरोधाभास पाए जाते हैं, तो ये शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर बेरोजगारी होगी तो एक व्यक्ति की डिपेंडेंसी हो जाएगी। जैसे कि शकल के परिवार में शकल के जो पिताजी थे वो कमा रहे थे, खेती करते थे, और उससे जो उपज होती थी उसको बेचते थे और उससे अपना घर चलाते थे। लेकिन उनके परिवार में अब थोड़ा सा देखेंगे कि बेरोजगार किसको कहा जाएगा। सीतू, मीतू, उसके 2 छोटे भाई बहन थे, तो वो फालतू घूमते थे, उसकी माँ घर का ही काम करती थी और कोई काम नहीं तो वो भी फालतू थी, तो क्या इनको बेरोजगार कहा जाएगा। और क्या, चूँकि सीतू और गीतू उनकी उम्र उतनी नहीं थी कि उनको बेरोजगार कहा जाए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, वो रोजगार के लिए है ही नहीं, तो उनको बेरोजगार नहीं कहे। उधर उनकी माँ भी जो थी उनको घरेलू काम में इंटरेस्ट था, उनको बाहर जाके काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उनको भी बेरोजगार नहीं कहा जाए, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा नहीं थी रोजगार की, है ना। तो इस तरह से फिर बेरोजगार किसको कहा जाएगा, जो व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है और उसको रोजगार ना मिले। लगभग 15 से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है कि अगर उनके पास वो चाहते हैं लेकिन काम नहीं है तो वो बेरोजगार होते हैं, है ना। तो ये रोजगार के कुछ वो हैं। और अगर व्यक्ति नहीं है तो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती है। जैसे हमारे भारत में लगभग ये चीज़ देखने को मिलती है कि खाने वाले 10 हैं, कमाने वाले 1 या 2 हैं। तो अगर जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमा के ला रहा है और 10 लोगों को पाल रहा है, तो स्वाभाविक है वो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही उपलब्ध करा सकता है, उनको बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा। तो वो जो 10 के 10 हैं, 10 सफ़र करेंगे, ना तो जो कमा रहा है वो अच्छे से जीवन जी पा रहा है, और ना जो आश्रित हैं वो बहुत अच्छा जीवन उनका है। क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप आगे चल के अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ ले पाएंगे, है ना। तो इस तरह से बेरोजगारी होना समाज के लिए एक संसाधन के रूप में जो व्यक्ति हैं उनका पूरा विदोहन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी पैसा होगा, रोजगार होगा तो पैसा। जैसे कि शकल ने कमाना शुरू किया तो उसके परिवार की आय बढ़ी, है ना। और उसके यहाँ शकल के यहाँ देखा हुआ एक चाचा का भी वर्णन है, चाचा बेरोजगार थे, तो उन चाचा को बेरोजगार कहा जाए, क्योंकि वो बैठे थे, उनकी उम्र थी, काम भी चाहते थे लेकिन उनको काम नहीं था। तो ये है। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में वर्णन है वो किसके ऊपर है, सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर है। लोग अब ये करना चाहिए कि भाई और भी कृषि से संबंधित छोटे मोटे काम अगर डाल लें साइड से, तो ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तो इस कहानी, इसमें लास्ट में एक कहानी है कि भाई आप एक गांव की कहानी दी हुई है
उस गांव में क्या होता है कि लोग साधारण उसमें रहते हैं, सिर्फ खेती का काम करते हैं, लेकिन वहीं एक परिवार का एक लड़का है, उसको एक लोग जो हैं पढ़ने बाहर भेज देते हैं। वो कृषि में स्नातक करके आ जाता है गांव में, और उसने अच्छा काम फिर किया। उसने लेके एक ऐसा हल बनाया जिससे कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया। तो लोगों को अच्छा लगा कि भाई फसल को उस एक विशेष हल बनाने से, विशेष तकनीकी का हल बनाने से उनकी फसल की पैदावार बढ़ी। तो सारे लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सब में इंटरेस्ट है कि ये तो बढ़िया हो गया। तो जो एग्रो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो गया, और वहाँ उपलब्ध भी थे लोग जो उसमें काम कर सकते थे, तो एक तरह से रोजगार भी बढ़ा। वहीं कुछ समय बाद लोगों ने लगा ये हो गया, तो उनको लगा कि नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है, फलाने का लड़का पढ़ के आया था तो उसने अच्छा काम किया। तो उन्होंने पंचायत से मिलकर एक मंथन किया और कहा कि हमारे गांव में स्कूल खोलो, हम आपसे वादा करते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ जरूर भेजेंगे। तो वहाँ एक स्कूल भी हो गया, तो पास के पड़ोस के उससे गांव से एक टीचर भी रख लिया गया, तो टीचर हो गया, लोग पढ़ने लगे। और धीरे धीरे एक लड़की को प्रशिक्षित कर दिया सिलाई केंद्र में, तो वो कपड़े सिलने लगी। पहले क्या होता था, लोग फसल का उत्पादन करते थे, खुद ही खाते थे अपने लिए, और कपड़े वो खुद बनाते थे, काट के बनाते थे अपने लिए कपड़े, और या फिर बाहर से लेने जाते थे तो उसमें भी श्रम लगता था, समय लगता था। लेकिन अब उस गांव में पहले कुछ नहीं था, लेकिन सामान्यतः औपचारिक कोई अवसर नहीं था। वहीं कितने अवसर सृजित हुए एग्रो इंजीनियरिंग के लिए, वहीं वो हल बनाने का वो उन्होंने वहीं एक डाल लिया अपना, है ना। और दूसरी तरफ सिलाई का काम भी शुरू हो गया, उस लड़की को रोजगार मिल गया, लोग वहीं से कपड़े खरीदने लगे सिले हुए, है ना। और तीसरा, वो जो शिक्षिका रही उसको भी रोजगार मिला, और उनका उत्पादन बढ़ने लगा लोगों का उस अच्छे उन्नत तकनीक के हल से, उन्नत कृषि से, और वो उस फसल को बाहर बेचने बाजार में जाने लगे दूसरे गाँव में। तो वो जो फसल थी वो उनका बेची हुई उनकी बचत का हिस्सा थी, और धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ इसमें, कि शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी गांव में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। आप भी अपने गांव में आसपास देखना कि जो लोग हैं, कितने रोजगार के अवसर आपके गांव में हैं, कितने स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है तो क्या व्यवस्था है, आपके यहाँ ANM है, आंगनबाड़ी है, वहाँ क्या काम होता है, ये सब आप अपने आसपास जब देखेंगे, जब ये पढ़े हैं तो जब आप करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है और किस तरह से हम अपने गाँव को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये यहीं पर समाप्त हुआ इसका भाग। इसके साथ ही मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन दूंगी, लिंक दूंगी, आप जरूर करें। कुछ बच्चों ने किया भी था पिछले उसका, अच्छा लगा। आप लोग अभी शायद करना नहीं जान पा रहे हैं कि क्लिक करके कैसे हम टेस्ट देंगे, तो इससे रिलेटेड भी मैं अभी समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो डालूंगी ज़रूर आपके लिए, तो उससे आप करना सीखेंगे। और उसमें नीचे अपना फ़ोन नंबर कुछ बच्चों ने दिया था, मैंने टेस्ट चेक करके और उनके व्हाट्सएप पे नंबर भी सेंड किए कि आपके ये नंबर आए, है ना। तो और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जितनी भी वीडियो आएंगी, जैसे क्या होता है कई बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आया, अब जैसे आपके टीचर ने एक शेयर कर दी, आपको कहीं से मेरी एक वीडियो मिली, क्योंकि पार्ट है इसी वाले चैप्टर के 2 पार्ट है, पहला था ये दूसरा है, तो अगर एक भी पार्ट अगर आप नहीं देख पाते तो आपकी समझ में पूरा वीडियो नहीं आएगा। साथ ही साथ मान लो आप ये आखिरी सीरीज जो मैं जिसमें टेस्ट सीरीज देती हूँ वो आप तक नहीं पहुँचे तो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जैसे ही मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो डलेगी आपको तुरंत मिल जाएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा, है ना। और आप उसको टेस्ट से वंचित नहीं रह पाएंगे और कोई भी कड़ी देखने से वंचित, क्योंकि ये साल भर चलने वाला है, आपकी पढ़ाई अभी ऐसे ही चलने वाली है। तो आगे भी अभी तो मैं सिलेबस करवाऊंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है वो बताऊंगी, परीक्षा में कैसे अंक लाते हैं वो बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। पर अभी मैं सिर्फ आपका सिलेबस आगे बढ़ा रही हूँ, जिससे जल्द से जल्द जो नई NCERT की बुक है वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो नीचे आप इस लिंक, इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी होगी, उस पर जाकर क्लिक करोगे, ब्लू कलर की होगी, उसको क्लिक करोगे तो फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म पे भी आप विद्यार्थी का नाम, तो आप उस पर उंगली रखोगे अपनी, तो कीबोर्ड पे उस पर अपना नाम टाइप करना, ऐसे ही आगे चलोगे, विद्यालय का नाम टाइप करना है, अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर टाइप करना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उस क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर टाइप करना, वहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, अपना जो भी आंसर आपको आए वो करना। फिर नीचे सबसे आखिरी में जाके सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। कई बच्चे कहते हैं मैडम मैंने तो कर दिया था, आप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने सबमिट बटन नहीं दबाया होगा। अगर आपने सबमिट बटन दबाया होता तो जरूर मेरे तक पहुंचते। दूसरा, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं क्वेश्चन, यानी सारे अनिवार्य करने होते हैं, तो आपको भले ही उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, लेकिन आप जरूर लिखें, तभी वो आपका पेज आगे बढ़ेगा, है ना। इससे रिलेटेड में बहुत सारे अभी जल्दी ही आपको वीडियो डालूंगी, तो तब आप और अच्छे से सीख जाएंगे। तो ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और टेस्ट जरूर करना इस बार।